Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. Welcome to our channel Study Hood in the new subsection that is proteins. As you know, in the last subsection we have started the biological molecules and we have already covered the carbohydrates and lipids. So today we are going to start about the proteins. So basically, if you have to give any introduction about the protein, so there is a simple and basic definition for the protein, that is, they are the polymers of amino acids. सिंपल वर्ड्स में, सिंपल सेंटेंस में अगर आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से बयान कर दो तो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वे. ठीक है, अब यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा है वो बेसिकली कि दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी कि उसके अंदर एक वो चेन है, या वो कोई रिंग स्ट्रक्चर है, या वो एक कोई फोल्डिंग या बाइंडिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन किसका? वो अमाइनो एसिड्स का. अब यहाँ पर अमाइनो एसिड्स की तादाद क्या होगी? फ्यू टू 3000 अमाइनो एसिड तक अप्रोक्सीमेटली मौजूद होंगे, यानी उनके अंदर तकरीबन अमाइनो एसिड्स की वो पॉलीमर चेन जो बनेगी ना, वो ज्यादा से ज्यादा 3000 अमाइनो एसिड तक जा सकती है. ठीक है, अब यहाँ पर इसकी एबंडेंस की बात करते हैं. नेचर में इसकी एबंडेंस किस हद तक है? एबंडेंस बेसिकली अगर एबंडेंस की बात की जाती है, यानी कि नेचर में तकरीबन ये किस हद तक, एज यू नो दैट हमने डिस्कस किया था कि दिस इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. रिमेंबर दैट की पॉइंट यहाँ पर क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. तो ये मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोले या ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फाउंड इन द सेल. अब अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें तो हमने परसेंटेज ऑलरेडी डिस्कस की हुई थी कि ये टोटल परसेंटेज इसकी 15% to 18% होती है, into 18% in the cell. बट अगर हम सेल के ड्राई वेट के अकॉर्डिंग बात करें, यानी कि लाइक वेट, जो सेल होता है उसके अंदर आपको पता है कि 70% तक वाटर होता है, तो जो रिमेम्बरिंग 30% है सेल के अंदर, वो फिर हम ड्राई वेट भी बोलते हैं. अगर हम प्रोटीन के लिहाज से बात करें तो ये 50% तक ड्राई वेट कंपाइज करते हैं किसका? सेल का. ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके प्रोटीन की टाइप्स की बात करें तो हमारे नेचर में अप्रोक्सीमेटली 10,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन अवेलेबल है. ठीक है, 10,000 प्रोटीन्स की टाइप्स मौजूद है हमारे नेचर में, बोले या आप ऑर्गेनिजम्स के अंदर बोले. ठीक है, उसके बाद प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर बेसिकली कौन फॉर्म करता है? तो इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो कौन है? आपको पता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ द अमाइनो एसिड. तो इसका बिल्डिंग ब्लॉक भी कौन होगा? अमाइनो एसिड्स. ठीक है, अब अमाइनो एसिड्स की आपको पता है कि टोटल वेरिएशन यू नो कि तकरीबन कितने टाइप्स के अमाइनो एसिड्स मौजूद हो सकते हैं? तो इट इज मे बी द 20. बट यहाँ पर इसकी बात अलग आती है. वहां पर उसके अमाइनो एसिड की जो तादाद बयान की गई है वो ये है कि पॉलीमर्स, कितने अमाइनो एसिड तक पॉलीमर्स फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं टोटल अमाइनो एसिड इन द नेचर की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब इनके जो अमाइनो एसिड है उसमें टोटल बेसिकली होगा क्या? उनके अंदर they must contain carbon, hydrogen, oxygen and नाइट्रोजन. अब इसके साथ साथ यहाँ पर एक और न्यू कंपाउंड मौजूद हो सकता है, लाइक दैट इज इट मे कंटेन सल्फर.
इनके अंदर सल्फर भी समटाइम्स मौजूद हो सकता है। अगर हम सल्फर की प्रोटीन की एक एग्जांपल लें तो हमारे पास है सिस्टेराइन, सिस्टेराइन। तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है अबाउट द सल्फर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जो 20 अमीनो एसिड्स है वो मोस्टली फाउंड कर सकते हैं प्रोटीन को, ये बात आपने याद रखनी है। अब जब ये लोग तकरीबन नेचर में हमारे पास इतने अमीनो एसिड्स बन सकते हैं रेडिकल ग्रुप चेंज होने के बाद, अगर हम प्रोटीन के फॉर्मेशन की बात करें तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 25 अमीनो एसिड्स तक बन सकते हैं। ठीक है, अगर हम टोटल टाइप्स की बात करें जो अमीनो एसिड्स हमारे सेल के अंदर मौजूद हैं, रिमेंबर दैट यहाँ पर की पॉइंट क्या है कि ये टोटल मेड कैन बी मेड, ये बन सकते हैं। ठीक है, हमारे नेचर में अगर हम एक प्रोटीन की पर्टिकुलर प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन कितने बना सकते हैं, तो 25 तक अमीनो एसिड प्रोटीन बना सकते हैं। अगर हम अपने सेल की बात करें, हमारे सेल के अंदर तकरीबन 175 तक अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। यहाँ आपको हमारे अंदर या मीन 70 अगर आप बोलें तो इट इज अप्रोक्स वैल्यू, तो 170 तक आपके टोटल टाइप्स जो मौजूद है अमीनो एसिड्स की किसके अंदर, आपके सेल्स एंड टिश्यूज के अंदर। ठीक है, अगर हम इस अमीनो एसिड्स के अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली हमारे पास मेन चीजें आती हैं, वो है जस्ट 4 ग्रुप्स। लाइक फर्स्ट वन यू विल कंटेन कार्बन और उसके साथ एक अमोनिया का ग्रुप अटैच होगा और उसके साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप अटैच होगा एंड दे मस्ट कंटेन अ रेडिकल ग्रुप एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये जो कार्बन है जिसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज द अल्फा कार्बन और ये आपको पता है दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दिस वन इज कॉल्ड अमोनिया और इसको तो आपको पता ही है हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर वेरिएशन जो लाता है वो दिस रेडिकल ग्रुप आता है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई भी आपके पास लाइक मिथाइल ग्रुप हो या इथाइल ग्रुप हो, तो आपके पास कोई भी अल्किल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो सकता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं अल्किल ग्रुप या कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर अटैच कर सकता है। तो अमीनो एसिड के अंदर जो वेरिएशन आती है, जो वेरिएशन कंपाउंड लाता है वो बेसिकली कौन होता है हमारे पास, दैट इज रेडिकल ग्रुप प्रेजेंट इन एनी अमीनो एसिड्स। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर हमने अभी अभी 20 लिखा था कि 20 तक, यानी कि यहाँ पर जो रेडिकल ग्रुप है वो उसके जगह पर 20 बेसिक एलिमेंट्स या बेसिक मॉलिक्यूल्स आप बोलो वहां पे आके वो अटैच कर सकते हैं। और अगर हम इसकी प्रोटीन की बात करें, यानी कि प्रोटीन के अंदर 25 तक अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और हमारे सेल के अंदर टोटल टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स वो क्या है, 170। तो दीज वैल्यूज जो है वो आपको मस्टली आपको याद रखनी है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब अभी तक हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया अबाउट द अमीनो एसिड। नाउ वी विल डिस्कस कि अमीनो एसिड बेसिकली कंबाइन किससे होते हैं। तो आपको पता है प्रोटीन के अंदर अगर किसी भी अमीनो एसिड ने कंबाइन होकर कोई पॉलीमर बनाना है तो दे विल फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड। इनके दरमियान एक बॉन्ड मौजूद होगा और वो बॉन्ड कौन होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, जिसे हम CN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड CN से ही बेसिकली फॉर्म होता है। अब यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं एक सबसे पहले अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, अमोनिया, लेफ्ट साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दिस। अब यहाँ पर हम रेडिकल की जगह हाइड्रोजन को रख देते हैं, तो ये हमें हमारे पास कौन सा आ गया अमीनो एसिड, दिस इज एलानिन। एलानिन के अंदर जो रेडिकल ग्रुप आपको मिलेगा वो कौन होता है, वो उसका हाइड्रोजन होता है। ओ सॉरी, एलानिन नॉट। अब यहाँ पर इसका जो रेडिकल ग्रुप वो हम रख लेते हैं लाइक हाइड्रोजन। अब जो हाइड्रोजन ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है वो हमारे पास होता है ग्लाइसरीन। ठीक है, तो जो ग्लाइसिन हमारे पास होता है
अमाइनो एसिड, उसके पास जो रेडिकल ग्रुप होता है वो होता है हाइड्रोजन। अब इसके साथ हम एक और अमाइनो एसिड को कंबाइन कर लेते हैं, फिर से अगेन इसका बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, अमोनिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हम रेडिकल ग्रुप की जगह एक मिथाइल ग्रुप रख देते हैं, तो दिस वन इज द एलानिन। अब इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर ये जो इसका OH ग्रुप है और इस साइड में से हम एक लेट्स ड्रॉ अ 3 का हाइड्रोजन, किस पास 3 है, तो इसका जो ये एक हाइड्रोजन है ये आके कंबाइन होगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल एक्सक्रिएट हो जाएगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन करवा लेते हैं, लाइक अमोनिया दिस साइड, यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज रहा, नीचे भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हो गया सिर्फ कार्बन एंड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और ये ऑक्सीजन ने जाके कंबाइन होना है डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ और हाइड्रोजन विल रिमेन एज इट। यहाँ अगर हम इस ऑक्सीजन को यहाँ पर ड्रॉ कर लें और कार्बन को डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा जो हमने डिस्कस किया था, और इसके बाद यहाँ पर एक बाकी सारी चीजें एज इट इज ही रहेंगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है बिटवीन द कार्बन एंड द नाइट्रोजन, तो ये हमारे पास कौन है, पेप्टाइड बॉन्ड, ये हमारे पास है पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द अमाइनो एसिड। इसी तरह एक कंप्लीट अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते जाते हैं और दे फॉर्म अ पर्टिकुलरली पॉलीमर ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। अगर आपने पेप्टाइड बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर फाइंड करने हैं, लेट्स सपोज यू हैव अ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के पास आपको पता है कि कितने होते हैं, तकरीबन उसके जो अमाइनो एसिड्स की तादाद है वो 574 है। अब यहाँ पर आपने अगर कैलकुलेट करना है कि देयर इज हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, और तो आप किस तरह कैलकुलेट करोगे, एक जनरल फॉर्मूला है इसके लिए हमारे पास। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड को फाइंड करना चाहें तो आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो, और वो फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, यानी पेप्टाइड बॉन्ड अगर आपने किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर फाइंड करना है तो जस्ट आपने क्या करना है कि उसके जो अमाइनो एसिड्स हैं, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, उसको आप जस्ट माइनस कर दो नंबर ऑफ चेन्स प्रेजेंट इन इट। अब लेट्स सपोज हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अगेन, तो उसको पता है हमारे पास कि उसके अमाइनो एसिड्स की तादाद कितनी है हमारे पास, एज यू नो दैट इट इज 574, और नंबर ऑफ चेन्स वहां पर कितनी मौजूद है, वहां पर है टोटल 4 चेन्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अगर आप इसमें से 574, हमें नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड मालूम करने हैं, पेप्टाइड किसके अंदर, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसकी अमाइनो एसिड्स की तादाद कितनी है, 574 माइनस नंबर ऑफ चेन्स उसके पास 4 मौजूद है, तो यानी कि इसके पास 570 पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये बेसिक फॉर्मूला। अब इसी तरह से आपके पास जो एमसीक्यूज फॉर्मेशन होती है वो जस्ट लाइक एज इट इज दिस होती है कि वो आपसे यही पूछ लेते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल उठाकर आपको लाइक इंसुलिन दे देंगे कि बताएं इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन की, पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने हैं या वो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो इन दो मॉलिक्यूल्स को भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात आपने यहाँ पर एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है ये एक प्रोसेस, रिमूवल ऑफ वाटर जिस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द कंडेंसेशन प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जिस बॉन्ड के अंदर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो तो उस बॉन्ड को हम ऑटोमेटिकली आप पहचान सकते हो कि दिस इज द कंडेंसेशन प्रोसेस। तो अगर हमने इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली आपने और कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा देनी है, जो किससे होती है, पर्टिकुलर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की मौजूदगी में होती है। और वहां पर वो लोग क्या करते हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं, वहां पर जस्ट इसकी
वाटर की एडिशन करवा देते हैं। इन द रिजल्ट जितने भी अमाइनो एसिड्स आपके पास होंगे वो उस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करके आपके पास वापस आ जाएंगे। तो ये दो प्रोसेस तो हमें पता था कि जिसके अंदर वाटर की एडिशन से कोई बॉन्ड अगर फॉर्म हो तो उसे हम कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। अगर जहां पर वाटर की यू नो एडिशन से वो बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो उसे हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। और ये प्रोटीन के अंदर ये दोनों प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब अगर इससे आप अगर क्वेश्चन अराइज हो यहाँ पर कि जो अमाइनो एसिड है वो किस तरह से सीक्वेंसिंग करेगा, वो किस किस मॉलिक्यूल को, अगर फॉर सपोज हेमोग्लोबिन बनाना है तो उसके लिए उसको कौन कौन से अमाइनो एसिड्स के साथ कंबाइन होना पड़ेगा। तो ये सारी सीक्वेंसिंग की मैप जो है वो कौन है यहाँ पर इसके पास, दैट इज स्पेशली mRNA। मैसेंजर आरएनए जो है वो सारी मैपिंग करता है ऑफ अमाइनो एसिड्स की, कि जितने अमाइनो एसिड्स कंबाइन होने हैं तो सारे अमाइनो एसिड्स की मैपिंग कौन करेगा, आपका mRNA यानी मैसेंजर आरएनए। ठीक है, Now let's discuss about the levels of protein। यानी अगर किसी भी प्रोटीन में फॉर्म होना है तो उसके लेवल कौन से हैं। फॉर सपोज यू हैव अ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अगेन और उसकी फॉर्मेशन हो रही है तो उसके कितने लेवल होंगे। बेसिकली दे हैव द 4 बेसिक levels। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी, देन टर्शरी, लास्ट वन इज क्वाड्री। तो यहाँ पर इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होगी या आपके पास कोई दैट इज क्वांट, तो यहाँ पर जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा तो उसके बेसिकली लेवल्स कितने होंगे, तो उसके होंगे 4 लेवल्स। या तो अगर वो कोई मॉलिक्यूल है जो सेकेंडरी लेवल रखता हो तो उसके 2 स्टेप्स होंगे। अगर वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर रखता हो तो उसके 4 लेवल्स होंगे। ठीक है, तो लाइन टू लाइन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो प्राइमरी लेवल है उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स होंगी। यहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स हैं लाइक दैट, इनकी सीक्वेंसिंग होगी किसकी, ऑफ अमाइनो एसिड्स इन चेन। यानी कि उस अमाइनो एसिड ने पर्टिकुलरली किससे कंबाइन होना है, कहाँ कंबाइन होना है, तो ये सारे इसकी डिटर्मिनेशन वो कौन करवाएगा, वो किस लेवल में होगी, वो प्राइमरी लेवल में होगी। और करवाएगा कौन, दैट इज योर मैसेंजर आरएनए एज वी डिस्कस। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद इसकी क्या होनी है, इसके बाद सेकेंड स्टेप में होनी है इसकी क्वाइलिंग। यानी क्वाइल होके ये 3 शेप्स में भी क्वाइल हो सकता है, लाइक इन अ रैंडम मैनर। अगर हम इसको रैंडम मैनर में क्वाइल करें लाइक दैट, ये इसके आप अमाइनो एसिड ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड रैंडम मैनर में भी क्वाइल हो सकते हैं लाइक, और इसके अलावा ये एक पर्टिकुलरली अल्फा हेलिक्स भी बना सकते हैं और इसके अमाइनो एसिड्स यहाँ पर मौजूद हैं। This manner is called random, this is alpha helix। तो अगर, और ये जो थर्ड हमारे पास है वो क्या है, इसका बीटा पैलेट शीट। और वो किस तरह से होती है, वो इसकी zigzag मैनर में होती है और यहाँ पर इसके अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं। ठीक है, ये दिस इज बीटा पैलेट शीट। तो यहाँ पर इसकी ये पर्टिकुलरली क्वाइलिंग हुई, यानी वो जो चेन बनी थी हमारे पास प्राइमरी लेवल में, वो जब सेकेंडरी लेवल में आएगी तो उसकी पर्टिकुलरली क्वाइलिंग होगी। एंड इन द रिजल्ट ऑफ द क्वाइलिंग वी विल हैव, फॉर सपोज हमारे पास कोई रैंडम मैनर आ जाएगा, यहाँ अल्फा हेलिक्स आ जाएगा स्ट्रक्चर, या बीटा हेलिक्स। तो इन ईच टर्न रिमेंबर दैट, अगर यहाँ पर जो ईच टर्न है इसका अल्फा हेलिक्स का, वहां पर टोटल 3.6 अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं इसके अंदर, हर एक टर्न के अंदर। यानी वी कैन आल्सो सेड ईच टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स contain 3.6
अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ईच स्ट्रैंड जो है किसका, अल्फा हेलिक्स का, वो 3.6 अमाइनो एसिड्स कंटेन करेगा। अब अगर इसकी अब ये फर्दर क्या होगा, ये खुद में ही यानी अपने आप में इसकी बेंडिंग एंड फोल्डिंग होगी। इसके बाद इसकी क्या होगी, अपने ही आप में बेंडिंग एंड फोल्डिंग होगी, एंड एज अ रिजल्ट वी विल हैव अ रैंडम स्ट्रक्चर लाइक दैट। अब इसकी ये अपने ही आप में इसकी आप बोल सकते हो, हर चेन में यहाँ पर आपको मिलेंगे एक पर्टिकुलरली अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। लेट्स ड्रॉ सम अमाइनो एसिड्स लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी बेंडिंग ऑफ फोल्ड एंड फोल्डिंग के नतीजे में जो हमारे पास आएगा स्ट्रक्चर, दैट इज टर्शियरी। अब इसके बाद जब इसकी एग्रीगेशन होगी, इसके बाद इसकी क्या होगी, सेकेंड स्टेप में इसकी होगी जो हमारे पास क्वांटरी स्टेज भी है, जिसमें इसकी एग्रीगेशन होगी। एग्रीगेशन में भी वो कुछ विथ लाइक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ भी हो सकती है, ये कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ भी एग्रीगेट कर सकता है खुद को, और एज अ रिजल्ट ये कुछ रैंडम शेप्स लाइक ड्रॉ कर सकता है लाइक दैट। ठीक है, यू कैन ड्रॉ एनी रैंडम शेप। बस यहाँ पर कुछ रैंडम शेप्स ड्रॉ कर रहे हैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो यहाँ पर इसकी एग्रीगेशन हुई, या तो दो से ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड्स बन सकते हैं, लाइक या तो वो ऑर्गेनिक होंगे या इनऑर्गेनिक, तो किसी की भी एग्रीगेशन हो सकती है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हो सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी वहां पर आकर अटैच हो सकते हैं किसके अंदर, जब वो एग्रीगेशन हो रही होगी टर्शियरी टू क्वांटरी। तो इसी तरह से ये कुछ लेवल्स हैं आपके पास। अब यहाँ पर रिमेम्बरिंग पॉइंट हमारे पास क्या था कि आपने उसकी हर एक सेकेंडरी लेवल पर जो उसका अल्फा हेलिक्स बन रहा है, उसके हर टर्न पर जो हो रही है सीक्वेंसिंग, वो आपने याद रखनी है। ठीक है, अब इसमें से जो इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है कि सबसे प्राइमरी लेवल पर एज यू सी, यहाँ पर सबसे प्राइमरी लेवल पर क्या होगी, सबसे पहले सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स होगी। सेकेंडरी लेवल पर इसकी क्या होगी, कॉइलिंग होगी। टर्शियरी लेवल पर इसकी बेंडिंग एंड फोल्डिंग, यानी वो खुद को ही बेंड या फोल्ड करेगा, और क्वांटरी लेवल पर इसकी होगी एग्रीगेशन एज यू सी। ठीक है, अब अगर हम इसके पेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं, सबसे पहले करते हैं प्राइमरी बॉन्ड। तो इसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो जस्ट इसकी जो बॉन्ड मौजूद है इसमें वो सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर प्राइमरी लेवल के अंदर। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी के अंदर दो बॉन्ड्स मौजूद हैं, एक है पेप्टाइड बॉन्ड एंड द नंबर सेकंड वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अंदर फिर क्योंकि ये कॉइलिंग जब बनती है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन भी हो जाती है। अब टर्शियरी लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 टाइप्स के बॉन्ड आपको मिलेंगे। नंबर फर्स्ट इज पेप्टाइड बॉन्ड, नंबर सेकंड इज हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पर जो थर्ड बॉन्ड है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। अब जो यहाँ पर फोर्थ बॉन्ड बनेगा वो होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड यानी कि यू हैव अ चेन लाइक दैट, यहाँ पर 2 सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स आएंगे और एक पर्टिकुलरली बॉन्ड फॉर्म करेंगे किसके अंदर, टर्शियरी के अंदर, रिमेंबर दैट। अब जो क्वांटम स्ट्रक्चर है, एज यू नो दैट, यहाँ पे फर्स्ट हुआ, सेकंड में 2 हुए, थर्ड में 3 4 हुए, अब यहाँ पर होंगे 5 बॉन्ड्स। सबसे पहला तो पेप्टाइड, सेकंड नंबर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, थर्ड नंबर आयोनिक बॉन्ड, फोर्थ पर है हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहाँ पर जो फिफ्थ बॉन्ड आपके पास आ रहा है वो है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी एग्रीगेशन हो रही है कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इसी वजह से यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो
वहां पर बॉन्डिंग जो है वो उसकी हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग भी बन रही है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलरली अगर हम एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं कि लाइक अगर हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है उसका लेवल कैसा होगा, तो उसके जो फर्स्ट लेवल है उसके अंदर तो आपको पता है कि उसकी न्यूली सिंथेसाइज जो अमाइनो एसिड्स की चेन होगी उसकी पूरी सीक्वेंसिंग होगी, ठीक है, और स्ट्रेच चेन बनेगी, ठीक है। जब उसका सेकंड लेवल होगा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का, ठीक है, स्पेशली रिमेंबर दैट वी आर डिस्कसिंग नाउ ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो सेकेंडरी स्टेप होगा उसमें क्या होगी, उसकी अल्फा हेलिक्स चेन बनेगी। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं, वी आर डिस्कसिंग नाउ ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले उसकी क्या होगी, एक स्ट्रेट चेन बनेगी प्राइमरी लेवल में, रिमेंबर दिस, ठीक है। सेकेंडरी लेवल में क्या होगा, यहाँ पर उसकी अल्फा हेलिक्स चेन बन सकती है, या अल्फा हेलिक्स आप इसको बोल सकते हो अल्फा हेलिक्स चेन ऑफ एच बी लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इतनी, तो आप समझ जाए कि एच बी इज द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड स्टेप में क्या होगी, बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ किसकी, अल्फा हेलिक्स ऑफ हीमोग्लोबिन, अल्फा हेलिक्स चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, या फिर यहाँ पर बीटा पैलेट शीट भी, उसकी भी बेंडिंग एंड फोल्डिंग हो सकती है, और बीटा चेन इन हीमोग्लोबिन। और क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि वहां पर आपको पर्टिकुलरली एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मिल जाएगा फाइनली एज अ रिजल्ट, ठीक है। अब अगर हम हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को अगर फर्दरली डिस्कस करें कि उसके अंदर कौन सी चेन होती है, कितनी चेन्स होती हैं, और कितनी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, या उसके अंदर कितनी सीक्वेंसिंग मौजूद है, तो वो भी आपके लिए एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक यील्ड पॉइंट है। So now let's discuss about the two important proteins, that is hemoglobin and the insulin, जिसके बारे में आपके एग्जाम्स में मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात की जाए तो उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स की तादाद है वो अभी अभी हमने डिस्कस की है, एंड दैट इज 574, ठीक है। और इंसुलिन मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको पता है कि हेमोग्लोबिन की अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो आपके पास 51 अमीनो एसिड्स मौजूद हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके चेन की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर, तो वहां पर टोटल 4 चेन्स मौजूद हैं, और इंसुलिन मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 2 चेन्स मौजूद हैं, ठीक है। अब 4 चेन कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले हीमोग्लोबिन, यहाँ पे 2 अल्फा चेन होगी एंड 2 बीटा चेन, यहाँ पर एक लॉन्ग चेन होगी और एक शॉर्ट चेन। लाइक अभी आपको स्क्रीन पर ना दोनों मॉलिक्यूल्स की पिक्चर्स नजर आ रही होंगी, तो उसमें जो लेफ्ट वाला है जो इंसुलिन है आपके पास, वो उसकी आप देख सकते हो दो, एक चेन है, एक लंबी चेन है, एक लॉन्ग चेन है और दूसरी शॉर्ट चेन है। तो जो लॉन्ग चेन उनके और शॉर्ट चेन के दरमियान आपको एक बॉन्ड वाज़िह दिख रहा होगा, वो दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स हैं और वहां पर हम लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन को क्यों डिस्कस करें, अल्फा बीटा चेन को क्यों डिस्कस करें, बिकॉज इंसुलिन में भी द सेकेंडरी आर एट द टर्शरी लेवल, यानी कि वो टर्शरी लेवल मॉलिक्यूल है, और जो हीमोग्लोबिन है वो एक क्वांटरी मॉलिक्यूल है, यहाँ पर लिख देते हैं इट इज क्वांटरी लेवल एंड दैट इज एट द टर्शरी लेवल प्रोटीन, ठीक है। अब इसके जो हीमोग्लोबिन के अल्फा चेन के अंदर स्पेशली हमारे पास 141 अमीनो एसिड्स मौजूद है, किसके अंदर, रिमेंबर दैट अल्फा चेन्स के अंदर, दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे लिखा गया, पर्टिकुलरली एक का डिस्कस नहीं किया गया। और 2 चेन्स ऑफ द बीटा अगर हम डिस्कस करें तो उसके अंदर 146 मौजूद है अमीनो एसिड्स, इन वैल्यूज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है,
और अगर हम लॉन्ग चेन ऑफ द इंसुलिन की डिस्कस करें तो उसमें तकरीबन आपके पास 30 अमाइनो एसिड्स होंगे, in the remembering amino acids will remain in the short chain, that is 21 amino acids, okay, in the short chain. ये बात आपने याद रखनी है, in the short chain किसकी, इंसुलिन की। तो ये थी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट वर्ड। अच्छा यहाँ पर हीमोग्लोबिन के अकॉर्डिंग एक हमारे एक डिजीज भी है, मोस्ट फेमस डिजीज, दैट इज द सिकल सेल एनीमिया। तो उसके अंदर बेसिकली होता क्या है, अब जो सिकल सेल तब होती है जो एडेनाइन जो रिप्लेस हो जाता है थायमीन के साथ, कौन से नंबर पर, बेसिकली इट इज द 6th नंबर ऑफ द अमाइनो एसिड जिसके अंदर जो एडेनाइन मौजूद होता है, इसके अंदर एडेनाइन जो मौजूद होता है वो रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, ग्वानिन के साथ, राइट। तो एडेनाइन जो है वो रिप्लेस हो जाता है, सॉरी थायमीन के साथ, नोट ग्वानिन रिप्लेस हो जाता है थायमीन के साथ। और जब वो थायमीन के साथ जो हो जाता है तो वहां पर वो जिस अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन है, दैट इज ग्लूटामिक, वो एसिड वो रिप्लेस हो जाता है फिर वैलिन के साथ। ये किसके साथ कंबाइन होता है, इन द ग्लूटामिन, और जो रिप्लेस हो जाता है फिर वो थायमीन की वजह से वैलिन। दैट्स व्हाई जो आपका पर्टिकुलर हेमोग्लोबिन इज द स्फेरिकल शेप्ड, फिर वो आपका सिकल सेल हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास यू हैव अ नंबर ऑफ सीरीज, आपके पास एक नंबर ऑफ डिजीज मौजूद है जो आपके सिकल सेल की वजह से होती है, ठीक है। तो इसमें जो वेरिएशन आती है वो सिर्फ और सिर्फ एक अमाइनो एसिड्स की वजह से आती है, और वो भी प्राइमरी लेवल पर, ऑन द 6th पोजीशन। ये बात याद रखिएगा, कौन सी पोजीशन पर, ऑन 6th पोजीशन ऑफ द अमाइनो एसिड, किसके अंदर, ये एक प्राइमरी लेवल पर, एट दी प्राइमरी लेवल पर होती है, और कौन सी 6th पोजीशन पर, किसके अंदर, अमाइनो एसिड के अंदर। तो ये जो वेरिएशन है वो आपने याद रखनी है कि सिकल सेल बेसिकली हो किससे रही है, वो भी किससे हो रही है, म्यूटेशन की वजह से। अब म्यूटेशन क्या है वो हम अभी एक सब सेशन में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक ओवरव्यू ले लेते हैं, कौन से म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर हो रहा है एक म्यूटेशन, दैट इज मिससेंस म्यूटेशन। अब इस मिससेंस म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि रॉन्ग अमाइनो एसिड की इनकॉर्पोरेशन हो जाती है, एक रॉन्ग अमाइनो एसिड आके कंबाइन हो जाता है, लाइक रॉन्ग रॉन्ग एक न्यूक्लियोटाइड आप बोल सकते हो, सॉरी अमाइनो एसिड नहीं, एक रॉन्ग अमाइनो एसिड की वजह से न्यूक्लियोटाइड यहाँ बोल सकते हैं, लाइक दैट एडेनाइन जो है वो रिप्लेस हो गया थायमीन की वजह से। तो ये एक आपके पास मिससेंस म्यूटेशन थी, जिसमें एक रॉन्ग अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेट हो गया था। तो ये किसके अंदर होती है, हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर। तो ये भी एक यील्ड पॉइंट था डिस्कस करने के लिए, इसलिए यहाँ पर हमने इसको डिस्कस कर लिया अच्छे तरीके से। So now let's discuss about the classification of protein on the basics of their structure, यानी उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ट्रेवल कंस्ट्रक्ट किया है। In the first column we have discussed about the features. In the second column there is the type of the protein, that is fibrous proteins, and in the third column there is globular protein. Basically अगर मैं इसका एक ओवरव्यू दूं तो जो fibrous protein है, these proteins are the structural proteins, और जो globular protein है हमारे पास ये एक फंक्शनल प्रोटीन की तरह भी काम करती है इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग्स या ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा फीचर है शेप का। तो जो फिब्रस प्रोटीन है, दे आर लाइक द फिब्रिल्स, दे लाइक द फिब्रिल्स, ठीक है। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन की शेप है वो स्फेरिकल है, यानी कि दे आर एक स्फेरिकल शेप रखते हैं, यहाँ फिर हम इलेप्टिकल भी बोल सकते हैं, और
कल भी बोल सकते हो, ठीक है। और अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि इसका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह का है, तो इसका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो fibrous का स्पेशली दे आर एट द सेकेंडरी लेवल प्रोटीन्स, इट मे बी द टर्शियरी और क्वांटरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो है जस्ट सेकेंडरी लेवल तक होते हैं कौन, फिब्रिस प्रोटीन्स, और जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं दे आर द टर्शियरी और समटाइम्स मे बी द क्वांटरी स्ट्रक्चरल। तो अब हम अगर इसकी नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर के बारे में डिस्कस करें तो फिब्रस प्रोटीन में मोस्टली दे आर इनसॉल्युबल। इसका रीजन भी है क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, दैट्स व्हाई दे आर इनसॉल्युबल। अगर ये सॉल्युबल हो जाएंगे वाटर के अंदर तो मे बी देयर विल बी नो एनी प्रोटीन इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। उसके बाद जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, जो फंक्शनल प्रोटीन है, दे आर मोस्टली सॉल्युबल, ठीक है। और अगर हम इसके क्रिस्टलाइन नेचर की बात करें तो जो फिब्रिस प्रोटीन है हमारे पास, दिस आर नॉन क्रिस्टलाइन प्रोटीन और दे आर द क्रिस्टलाइन प्रोटीन, यानी कि जो फिब्रिस प्रोटीन है वो हमारे पास क्रिस्टलाइन नेचर भी रखता है और जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो हमारे पास क्रिस्टलाइन नेचर रखता है और जो फिब्रिस है वो नॉन क्रिस्टलाइन है, ठीक है। तो ये जो शेप्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी वाटर, इसके अकॉर्डिंग आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। तो वी हैव सम नेक्स्ट फीचर्स। तो सबसे पहले अगर हम इसकी इलास्टिसिटी की बात करें किसकी, फिब्रस की, तो दे आर मोर इलास्टिक देन द ग्लोबुलर, हम इसे भी बोल सकते हैं दे आर द इलास्टिक प्रोटीन और दिस इज द नॉन इलास्टिक। अब लाइक आपके पास एक्टिन एंड मायोसिन है एज द आपके पास वो एक फंक्शनल एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो आपका स्ट्रक्चर बनाती है कौन, फिब्रस और एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, तो वो भी एक फिब्रस प्रोटीन है आपके पास, क्यों, और आप उसकी इलास्टिसिटी भी चेक कर सकते हो जो आपके मसल्स को वर्क डन करवाने में हेल्प करती है, ठीक है, लाइक स्ट्रक्चरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ योर मसल्स, ठीक है। और अगर हम इसके रोल की बात करें स्पेशली ऑफ द फिब्रस प्रोटीन, तो ये इसका जो रोल है इट इज द स्ट्रक्चरल, इट परफॉर्म द स्ट्रक्चरल रोल और दिस विल परफॉर्म एज द फंक्शनल रोल, ठीक है। क्यों, क्योंकि फिब्रस प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है और जो ग्लोबुलर प्रोटीन है आपके पास वो फंक्शनल एज अ फंक्शनल प्रोटीन की तरह आपके पास यूज होता है, बट यहाँ पर एक्सेप्शन का केस है, क्यों, क्योंकि फिब्रस प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन तो है फिब्रस प्रोटीन जो है, बट दे आर नॉट परफॉर्म एज द स्ट्रक्चरल रोल इन द प्रोटीन, ओके। तो यहाँ पर एक्सेप्शन का कोर्स हम केस लिख देते हैं, एक्सेप्ट मायोसिन, एक्टिन एंड फिब्रिलिन। तो इन तीन प्रोटीन्स के अलावा बाकी सारी प्रोटीन्स जो हैं वो आपके पास एज द फिब्रस प्रोटीन स्पेशली वो आपके पास एज अ स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म कर रही हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो फिब्रस प्रोटीन है दीज कंपाउंड आर मोर स्टेबल एंड दीज कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल। नाउ व्हाई, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर के तौर पे काम कर रहा है, वो एक फंक्शनल एक फंक्शनल है जस्ट प्रोटीन। अब हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक फिब्रस प्रोटीन की सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास है, दे वर्क एज द स्किन फाइबर्स, आपकी स्किन के अंदर जो फाइबर्स मौजूद हैं वो भी फिब्रस प्रोटीन के बने हुए हैं, और एक्टिन, मायोसिन, फिब्रिलिन, और आप ले लो इसकी केराटिन स्पेशली जो आपके बालों में मौजूद है, केराटिन एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्जांपल हैं आपके पास। और आप ले लो एक आपके बॉडी की मोस्ट एक
एबंडेंट प्रोटीन जो है बॉडी के ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद है वो है कोलेजन बॉडी। इसका मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन भी बोल सकते हो, बट रिमेंबर इन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स और एक मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, ठीक है। इस तरह भी आप इसको याद रख सकते, और ये एक फिब्रस प्रोटीन है। इसके अलावा अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एंजाइम्स आ जाते हैं, मल्टीपल एंजाइम्स। सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए हैं, एक्सेप्ट राइबोजाइम्स एंजाइम्स जो हैं, एक्सेप्ट राइबो एंजाइम्स के अलावा बाकी सारे एंजाइम्स जो हैं वो आपके ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए हैं। और इसके अलावा एंटीबॉडीज हैं आपके पास, एंटीबॉडीज वो भी प्रोटीन की बनी हुई है। हार्मोन्स जो हैं वो भी प्रोटीन के बने हुए हैं। और उसके अलावा मोस्ट फेमस प्रोटीन दैट इज हीमोग्लोबिन, ये भी आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक थे हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन कर ली प्रोटीन्स की। लेट्स डिस्कस अबाउट some conjugated molecules। तो conjugated molecules बेसिकली हमारे पास होते हैं लाइक जो दो मुख्तलिफ molecules को conjugate किया जाए, यानी कि उनको कंबाइन किया जाए तो जो मोलिक्यूल बनेंगे उन्हें हम बोलते हैं conjugated molecules, क्योंकि वो नाम से ही जाहिर है कि वो दो डिफरेंट मोलिक्यूल्स के conjugation से बने हैं, ठीक है। अब अगर हम conjugated molecules की बात की जाए तो we have 4 different conjugated molecules. First one is glycoprotein, second lipoproteins, then glycolipids and nucleohistones। अब यहाँ पर इसके नाम से ही पता चल रहा है इसके पास क्या क्या होगा। एक कार्बोहाइड्रेट होंगे, ठीक है, दूसरे प्रोटीन्स, इसके पास लिपिड्स होंगे और प्रोटीन, और इसके पास भी कार्बोहाइड्रेट होंगे एंड लिपिड, और इसके पास न्यूक्लियर होंगे और हिस्टोन एक प्रोटीन है, ठीक है। अब सबसे पहले ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स का जो फंक्शन है वो 3 मुख्तलिफ जगहों पर है। सबसे पहले तो वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कौन? हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और दूसरी बात, ये काफी सारे हमारी जो सेल की सिक्रीशन है उसमें भी इन्वॉल्व है। लाइक हमारा सेल जो है वो पेप्सिनोजन को सिक्रेट करता है, पेप्सिनोजन, इसको हम स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ट्रिप्सिनोजन। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है लास्ट में, आप देख सकते हो दी जिन। तो जिन का मतलब क्या होता है कि दी, आप अब याद कर ले, जनरल टर्म याद कर लो कि जिसके एंड में जिन आ रहा है ना वो होना है सीक्रेट इनएक्टिव फॉर्म में, यानी उसका इनएक्टिव फॉर्म होगा सिक्रेशन का, तो इसीलिए उसकी जनरल टर्म ये लोग याद कर लो। इसके अलावा हमारे सेल से एक और चीज भी सीक्रेट होती है, लाइक फिब्रोजिन, इसके अलावा हमारी एंटीबॉडीज वो भी सीक्रेट होती हैं, तो उसमें भी हेल्पफुल है कौन? ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसके अलावा ये ब्लड ग्रुप एंटीजेंस में भी हेल्प करता है। ये हम स्पेशली ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक में अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। तो आपने ये भी बात याद रखनी है कि ब्लड ग्रुप की एंटीजेंस जो होती हैं तो लाइक आई बी या IAB, तो ये कौन इन्वॉल्व है इन सारी फॉर्मेशन में? दैट इज योर ग्लाइकोप्रोटीन। अब अगर हम लिपोप्रोटीन्स की बात की जाए तो लिपोप्रोटीन्स जो है वो सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फंक्शनल रोल प्ले कर रही हैं, और दूसरी बात दे आर वर्किंग एज द लिपोप्रोटीन्स ड्रॉपलेट्स इन द लैक्टियल्स। अब ये क्या है? यानी कि ये लिपिड्स की जो आपकी बॉडी में लिपिड्स की मूवमेंट होनी है, ट्रांसपोर्ट होना है लिपिड्स में, तो उसके अंदर भी ये हेल्पफुल है कौन? लिपोप्रोटीन्स। इसके अलावा हमारे पास है ग्लाइकोलिपिड्स, तो ये भी हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अच्छा, न्यूक्लियोहिस्टोन को ये भी एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, आपने याद रखना है। इसको भी हम स्टडी करेंगे डिटेल से इन द न्यूक्लिक एसिड सबसेक्शन।
ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो हमारा जो लास्ट इस पूरे टॉपिक का ओवरव्यू है दैट इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोटीन। सो बेसिकली अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोटीन की बात की जाए तो आपको पता है कि सबसे पहले इट बिल्ड द स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर में भी हेल्पफुल है। तो स्ट्रक्चर की एग्जांपल ले लें हम अगर, तो इट इज़ एग्जांपल लाइक दे फॉर्म और सेल, या आप इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो ये आपके सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी फंक्शन करता है। एज यू नो, जब ये लिपिड्स के साथ जो मिल रहा था, जब ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कंबाइन होकर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाने के बाद ये एज अ स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म कर रहा था इन द सेल मेम्ब्रेन, जो हमने अभी भी डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंट्रोल द होल मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। अगर मेटाबॉलिज्म की बात आती है सेल की, वो भी कंट्रोलिंग की, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं लाइक एंजाइम्स, क्योंकि वही होते हैं जो बेसिकली कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ये आपको पता है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं, बट एक्सेप्शन का केस यहाँ पर भी आता है, और वो क्या है, वो सिवाय राइबोजाइम एंजाइम के बाकी सारे जो एंजाइम्स हैं दे आर प्रोटीनियस एंजाइम्स। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है, इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये भी आपको फंक्शन पता है प्रोटीन का कि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को परफॉर्म करवाता है, लाइक हीमोग्लोबिन, उसकी मूवमेंट ब्लड की पूरी, और प्लेटलेट्स वगैरह। तो ये भी हम अपने डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद है हमारे पास इट फंक्शन एज द डिफेंडिंग, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, डिफेंड बॉडी अगेंस्ट द पैथोजेंस। लाइक इफ़ यू हैव अ यूनिक पैथोजन इन योर बॉडी, तो आपकी बॉडी जो है, आपकी मेटाबॉलिज्म जो है, वो ऑटोमेटिकली ना एक पैथोजेंस लाइक एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। और उसका भी हमने अभी भी रोल पढ़ा था किसके अंदर, ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ कि ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के जब आपके यू हैव एनी कट या आपको कोई चोट लग जाती है, तो देयर इज़ सेवरल केसेस ऑफ द ब्लीडिंग। तो जब वो ब्लीडिंग हो रही होती है, तो जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स मौजूद हैं वो आके उसकी कवरिंग बना देते हैं, और दिस ऑल प्रोसेस हैपेंड बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स। तो ये ब्लड लूज़ होने से भी आपको प्रिवेंट करता है, ठीक है। लाइक अब यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल हैं, एक तो फिब्रिन की जो हमारे ब्लड के लॉस होने से बचाती है, एक हमारे पास एग्जांपल है फिब्रिन की विच प्रिवेंट्स, एंड थ्रोम्बिन। तो ये दो बेसिक एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो कि प्रिवेंट करती हैं फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ कि ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करवाता है कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस की, लाइक ऑक्सीजन की, और वो ऑक्सीजन की सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है, हमारे पास हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल करवाता है। और लिपिड्स की अभी हमने डिस्कस की थी इन द लिपोप्रोटीन्स, तो उसमें जो हमने पढ़े थे पैलेट्स जो पढ़े थे हमने, ड्रॉपलेट्स बना रहे थे वो इन द फॉर्म ऑफ लैक्टेज। तो ये सारी हेल्प करवा रहा था कौन, लिपोप्रोटीन्स, जो लिपिड्स की फॉर्मेशन। अब यहाँ पर एक यील्ड पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना है कि लिपिड्स जो होते हैं वो आप एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये अकेले क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो सकते ब्लड के थ्रू। तो जो ब्लड की सेल मेम्ब्रेन होती है, दे आर द परमिएबल, तो ये लिपिड्स के लिए इजीली परमिएबल है, यानी अगर कोई भी लिपिड्स यहाँ पर आएगा तो वो इजीली यहाँ से पास आउट हो सकता है। तो उसको रोके रखने के लिए यहाँ पर इस लिपिड्स को, जो ड्रॉपलेट्स आते हैं ऑफ द लैक्टियल्स, तो वो आकर इसमें कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को एडिशन करवा देते हैं विच इज़ हाइड्रोफोबिक, या आप इसको बोल सकते हो वो परमिएबल नहीं है आप सेल मेम्ब्रेन के लिए। तो इसी तरह वो जो लिपिड्स की पास आउट होने से वो उसको प्रिवेंट कर लेता है, कौन, लिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स स्पेशली। तो इसी तरह ये यहाँ पर फंक्शन करता है कौन, अब ये किसकी वजह से हो रहा है ये सारा प्रोसेस, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स। और दूसरी बात ये मेटालिक आयंस की भी ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिजम्स। अब मूवमेंट
ऑर्गन्स की किस तरह होंगी, लाइक यू हैव अ मसल्स, और मसल्स की ऑर्गन जो मूवमेंट है आपको पता है वो दो प्रोटीन्स स्पेशली यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, विच इज़ एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये आपके फिलामेंट्स मौजूद होते हैं मसल सेल्स के अंदर, तो ये आपकी ऑर्गन्स की मूवमेंट में हेल्प करवाता है, और अगर ऑर्गन्स मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली कि ऑर्गेनिज्म भी मूव कर सकता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ फॉर्म स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग एनाफेज। जब हम सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में स्टडी करेंगे तब आप इसको भी स्टडी करोगे कि स्पेशली यहाँ पर हमारे पास जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, स्पेशली ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है वो पूरे हेल्प आउट करती है टू इन द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ द सेल डिवीजन। तो ये सारा एक ओवरव्यू था अबाउट द प्रोटीन। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। सो जज़ाकल्लाह एंड कीप सपोर्टिंग अस।